वेलकम बैक, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की आज की कड़ी में। आज हम देखेंगे जो जनवरी 2024 में सीटेट का पेपर हुआ था उसका पेपर देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उसका आंसर क्या है, ताकि आपका जो जुलाई 2024 7 जुलाई 2024 को आपका पेपर होने वाला है उसमें मदद मिले। PYQ ज़रूरी है और यह आर्ट साइंस वालों के लिए है। इसमें आपको CDP मिलेगा पहले पार्ट में, फिर आपको सोशल साइंस का मिलेगा, उसके बाद आपको लैंग्वेज 1 में हिंदी, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, यही आपको देखने को मिलेगा। बाकी जिसका लैंग्वेज 2 में संस्कृत है वहीं अलग रहेगा, संस्कृत आप अलग से देख लीजिएगा। बाकी तो 90 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन नहीं, 120 क्वेश्चन ना, 120 क्वेश्चन तो जो कितने आपको आएंगे। तो इसमें हम देखेंगे CDP पहले भाग में, यानी बाल विकास और साहित्य, जो शिक्षा शास्त्र है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला, और पेडागॉजी को ही शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी CDP हो जाएगा। दूसरे भाग में सोशल साइंस हो जाएगा, आर्ट वालों के लिए तो लेना ही होता है सोशल साइंस। इसके बाद भाषा 1 में हिंदी, भाषा 2 में आपका इंग्लिश। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। देखिए 2 क्वेश्चन छूट गया था, इसलिए मतलब कि पेन से लिखना पड़ा है, पेन से। बाकी सभी क्वेश्चन आपका है, जो पेपर है वही है। यह जो सेट नंबर O है वह हम आपको दिखा रहे हैं। सेट नंबर O हमारे सामने जो है सेट नंबर O है, ठीक है। यहाँ पे जो पेपर हुआ था सेट नंबर O का यदि आपके पास है तो यहीं मिलेगा क्रम से। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अपठन वैकल्य या फिर डिसलेक्सिया दोनों एक ही चीज़ है। एक मतलब खाली स्थान स्थिति है जो कि शिक्षार्थी की खाली स्थान क्षमता को प्रभावित करता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको चुनना है। यानी कि जो अपठन यानी डिसलेक्सिया है वह क्या करता है, मतलब आपके किस शरीर के किस अंग की कमी के कारण होता है। तो ऐसी स्थिति तंत्रिका तंत्र यानी कि जो आपका न्यूरो सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल या फिर तंत्रिकी तंत्र, उसके द्वारा होता है। तो इसमें आप भर देंगे तंत्रिकी या फिर न्यूरोलॉजिकल। इसके बाद जो शिक्षार्थी की कौन सी ध्वनियों को प्रतीकों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिसमें आपको जानते हैं कि पढ़ने में समस्या आती है डिसलेक्सिया में, तो ध्वनियों को प्रतीकों के साथ जोड़ने में इन्हें समस्या आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। दूसरा अभिकथन और रीजन है, यानी कि असर्शन और रीजन जिसे कहा जाता है। कथन है, अभिकथन है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। यह आपका अभिकथन है और कारण दिया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो इसमें आपका क्या है कि व्यवस्थित विकास आपका नहीं होता है। व्यवस्थित विकास आपका होता है और अनुक्रमिक भी होता है, मतलब क्रम वाइज क्रम होता है ना। पहले बच्चा पैदा होगा, फिर ऐसे लेटेगा, फिर घुटने के बल मतलब ऐसे बेकवा खींचेगा, फिर धीरे धीरे चलेगा, फिर खड़ा होगा, फिर दौड़ेगा ना, ऐसे ऐसे अनुक्रमिक विकास है। तो व्यवस्थित अनुक्रमिक विकास है, यह बात सही है, दोनों जानकारियाँ सही है, लेकिन आपको फंसा देता है कि व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के कई रास्ते मिलते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, इसलिए इसके वजह से नहीं वास्तविक जीवन की समस्या और अनुभव से सीखने में उसको जानकारी मिलती है, कई रास्ते मिलते हैं, यह वजह नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा कि सही व्याख्या नहीं करता है। आगे देखते हैं, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हम केवल हिंदी वाला पढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यही तीसरा है, ऊपर इंग्लिश दिया है, नीचे हिंदी दिया है, ठीक। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है कि क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडरों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो किसको प्रोत्साहन मिलेगा यह आपको बताना है। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडरों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा, जेंडर
रूढ़ियों पर सवाल उठाना। देखिए इसमें सभी ऑप्शन हमें देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें चुनना होता है सबसे सटीक क्वेश्चन। तो मतलब ऐसे कौन होगा, जैसे महत्वपूर्ण पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। तो यदि ऐसा सवाल उठाया जा रहा है तो जो हम लोगों का वो है ना जेंडर रूढ़ियाँ हैं, उस पर सवाल उठाया जा रहा है कि कितनी भागीदारी है, भागीदारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि पुरुषों को ही ज़्यादातर वरीयता मिलती है समाज में किसी भी पद के लिए। तो यह क्या है, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, एसेसन रीजन है, यानी कि अभिकथन और कारण का है। इसमें कहा है कि एक समावेशी कक्षा में, यानी कि इंक्लूसिव, इन का दिया है अंग्रेजिया में इंक्लूसिव, उसी को समावेशी कहते हैं, मतलब सबको साथ लेकर चलना। समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। इसका कारण आपका दिया है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। बिल्कुल आपको क्या है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। यह आपका गलत है कारण, और यह आपका सही है कि कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। लेकिन समावेशन मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत नहीं करता है, यह बात गलत है। तो केवल ए सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए सही है, आर आपका गलत है। चीज़ों को समझते हुए चलिए क्वेश्चन 5वां देखते हैं। 5वां क्या है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो सभी ऑप्शन पढ़िए। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइम देना, टाइमर देना, यही आपका आंसर सही है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए ताकि पता चले कि क्यों गलत है। माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, नहीं, गलत है। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, गलत है। छात्र को सख्ती से अपनी अवधि बढ़ाने के लिए कहना, यह भी गलत बात है, पहला ही सही है। ठीक है, टाइमर देना यानी कि उसको अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए और उसे सोचने समझने के लिए टाइम देना चाहिए। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन रीजन का है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण क्या है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील हो। तो यह दोनों बातें आपकी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, ए और आर दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या करता है। सही व्याख्या क्यों करता है, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, और शिक्षकों को जब शिक्षक चिंतनशील होगा तभी तो निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता, यानी कि जो उसके अंदर रूढ़ि है, स्टीरियोटाइप है और पूर्वाग्रह है, उस पर चिंतन करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? भूलना नहीं, भूल जाओगे तो कहाँ से संग्रहित करोगे? पुनर्प्राप्ति भी नहीं होगा, भूलना भी नहीं होगा, क्षय होना, ये भूलना और क्षय होना मिलता जुलता है, यह भी नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ का निर्माण करें और स्मृति में आगे संग्रहित करें। तो यह आप यदि ध्यान देंगे, पे अटेंशन देंगे तभी ऐसा कर पाएंगे। तो अटेंशन इसका सही जवाब है। 8वां है, इन विच स्टेज, अरे कहाँ से अंग्रेजी पढ़ने लगे, हिंदी पढ़ो। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है? नैतिक विकास का सिद्धांत, कि किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो विषम नैतिकता पूछा है, किस अवस्था में? स्वायत्त नैतिकता, पूर्व पारंपरिक नैतिकता और पारंपरिक नैतिकता। तो जो आपका कन्वेंशनल मोरलिटी होता है, यानी कि पारंपरिक नैतिकता है, उसमें आपका क्या करता है कि तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि सभी क्वेश्चन यहाँ पे देख पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा।
इसीलिए हम अलग अलग पार्ट में देखते हैं। CDP अलग पार्ट में, सोशल साइंस का क्वेश्चन अलग पार्ट में, भाषा के क्वेश्चन अलग पार्ट में, भाषा हिंदी और भाषा इंग्लिश के क्वेश्चन अलग पार्ट में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो इसमें हम आपको बता दें कि क्वेश्चन क्या पूछा है, संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्णय करते हैं। बाकी ऑप्शन आपका गलत है। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। गलत बात। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन करना चाहिए, यह भी आपका गलत है। और अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिले, यह भी आपका गलत है। तो यही आपका पहला ही सही है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन है जो आपके हैं वायगोत्स्की। कौन है? वायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन आपका पहले हम सही आंसर बता दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चौथा आपका सही है, आलम्बन, यानी कि इसके फोल्डिंग भी कहा जाता है, इसको सहारा भी कहा जाता है, इसको पाड़ भी कहा जाता है। तो आलम्बन याद रखिए, हिंदी में इसके फोल्डिंग, इंग्लिश में इसके फोल्डिंग, इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है, इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है, हिंदी में कई वर्ड आ जाने से, 3-4 वर्ड आ जाने से, एक ही इंग्लिश शब्द के 3-4 वर्ड आ जाने से कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। तो इसका सही आंसर है आलम्बन के माध्यम से छात्रों के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। यह आपका सही है, संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका। बाकी गलत है, गलत ऑप्शन को भी देखना जरूरी है, यह सीटेट के एग्जाम में बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो सर्वाधिक सही आंसर है उसी को किया जाता है। सभी ऑप्शन पढ़िएगा क्योंकि इसमें कहीं आपको ज़्यादा सही क्वेश्चन रहता है आंसर तो फिर उससे कम सही, इसीलिए सभी ऑप्शन को देखना पड़ता है। छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, नहीं पूरा तो छुट्टा साण नहीं छोड़ देना चाहिए, छुट्टा साण की तरह। केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है, यह भी गलत है। छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, यह भी गलत है। केवल आलम्बन देना है, केवल सहारा देना है, उसके माध्यम से सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। अगला 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, इसका देखिए सही आंसर था आपका दूसरा हो जाएगा, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, यानी कि इन कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, यह आपका नहीं है। बाकी है समावेशी कक्षा का उदाहरण बाकी है। इसका उल्टा भी क्वेश्चन दे सकता है कि समावेशी कक्षा का उदाहरण कौन है, तो वह भी याद रखिए। यह तो नहीं है कि प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि मतलब गलत, इंग्लिश में हम गलत पढ़ दिए क्या, दूसरा वाला है ना। तो इनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथोस, मतलब इसको प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। बाकी है समावेशी का विभेदित निर्देश देना, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग बच्चों की, तो उन्हें अलग अलग निर्देश भी देना चाहिए, इसलिए विभेदित निर्देश। विविध दृष्टिकोण का समावेश हो और उचित समावेशन का पालन भी हो। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। इसका देखिए सही आंसर तो पहला ही है, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। ठीक, बाकी आपका नहीं है, उसको भी देख लेते हैं। विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें करना, यह भी गलत बात है। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षा रखना, यह भी गलत बात है। और छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, यह भी गलत है। तो क्या है, प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय का मतलब होता है कि आपका डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट उसका जो विकास करने के लिए आपको चाहिए कि उसे स्वायत्त बनाए, यानी कि ऑटोनॉमी और इनिशिएटिव स्टूडेंट में पैदा किया जाए, इनिशिएटिव, ठीक, और उसे पुरस्कृत किया जाए। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खाली स्थान के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र खाली स्थान हैं।
ये देखिए है, ये कितना कठिन लग रहा है, इसका अंग्रेजी देखते हैं तो शायद समझ में आ जाए। प्रोक्सिमल दिया है, प्रोक्सिमल का मतलब समीप दूराभिमुख विकास के, जो मतलब समीप का दूर का जो उसका विकास है उसमें क्षेत्र में उपयोगी हो। तो इसमें क्या क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। पहले हम आपको सही आंसर बता दें। सही आंसर है इसका, देखिए ये वाला है, अधिक जानकार और अंदर, अधिक जानकार अन्य और अंदर। देखिए इसमें क्या है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं। सही बात है, आप अपने से अधिक जानकार लोगों के साथ रहेंगे तो आपको जानकारी बढ़ेगी, तो आप जरूर लाभान्वित होंगे और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर हैं, जो वो समझ सकते हैं, जो उनके अंदर है, जो समझ सकते हैं उससे क्या है, उसके विकास के क्षेत्र में लाभकारी होगा। अगला क्वेश्चन 14वां देखते हैं। 14वां आपका अभिकथन और कारण है। अभिकथन कारण का पहले हम आपको आंसर ही बता दे रहे हैं ना क्वेश्चन के बाद, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए इसमें क्या है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था यानी कि जो किशोरावस्था है, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था में प्रवेश करता है। और इसका कारण दे रहा है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो क्या है कि दोनों बातें सही हैं ना, तो इसका सही आंसर क्या है, ए और आर दोनों सही है, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। ए की आर व्याख्या, ए निचवा वाला व्याख्या करेगा, मतलब आप ऐसे पढ़ेंगे ना, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था में प्रवेश करता है, क्योंकि इसका कारण ये दिया है, क्योंकि आप लगाइए, क्योंकि इसके आगे लगाइए और सही आंसर मिले तो सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि आप लगाइए, सही आंसर नहीं मिल रहा है तो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्योंकि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, या फिर नीचे से शुरू कीजिए, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, इसलिए लगा दीजिए ऊपर वाले में, इसलिए वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था किशोरावस्था में प्रवेश करता है। चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए। तो सही आंसर इसका तीसरा हो गया। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन यानी कि जो असेसमेंट है वह कैसा होना चाहिए, तो वह कैसा होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, योगात्मक नहीं, मानक नहीं, वस्तुनिष्ठ नहीं, कैसा, गतिशील होना चाहिए। क्वेश्चन 16 है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। उसको ऑप्शन नंबर 1 सही है, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। जो विविधता है वह क्या है, मानव की प्रकृति है, मानव की विशेषता ही है। आगे और ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि यह भी पता चलना चाहिए कि आगे वाला ऑप्शन क्यों गलत है। सभी शिक्षार्थियों के लिए अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, नहीं, सबकी क्वालिटी अलग अलग है। मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, नहीं। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, अरे नज़रअंदाज कर देंगे तो विकास कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली जो कि सूजन है, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। इसका सही आंसर है दृष्टि संबंधी समस्याएं। संचार संबंधी नहीं होगा, भाषा की समझ नहीं होगा, स्वालीनता नहीं होगा। आप देखिए कि आँख से ही संबंधित है, आँख को पकड़ रहा है, बार बार मूद रहा है, रगड़ रहा है, आँख के सूजन मल रहा है, मतलब आँख में कोई दिक्कत है, तो यह दृष्टि संबंधी समस्या हो जाएंगी। आगे देखते हैं 18वां, कौन सा एक महारत लक्ष्य यानी कि जो आपका महारत लक्ष्य मतलब कि गोल ओरिएंटेड यानी कि मास्टरी मतलब कोई मास्टर बन जाता है ना, आप भी तो मास्टर बनेंगे या फिर मास्टराइन, मास्टर नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी को कह रहा है कि जो चीज़ आपको अच्छे से आ जाती है उसी में तो आपको मास्टर कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, क्या करता है, कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा चौथा, किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। आप अपने कौशल और समझ को सुधारते रहिए और कामयाबी आपके सामने झक मार के आएगी।
थ्री इडियट का डायलॉग भी है। बाकी ऑप्शन नहीं होगा उसको भी देख लेते हैं। बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड पर ध्यान देना, मतलब वहीं परसेंटेज के पीछे भागना कि अरे इनाम मिलेगा, हाउ मिलेगा, हाई मिलेगा, तो उसके पीछे नहीं भागना है। अपमान के डर से असफलता या फिर सजा से बचने पर ध्यान देना, यह भी गलत बात है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, यह भी गलत बात है। प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। अगला है 19वां, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर यक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता खाली स्थान के दौरान, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसका सही ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि इसमें क्षमता क्या है, औपचारिक संक्रिय अवस्था है और विद्यार्थी को बीजगणित और गणना में सीखने में सक्षम बनाती है। बिल्कुल यह सटीक है और कोई होगा नहीं, और कोई होगा नहीं। बीजगणित और गणना यहाँ पे भी दिया है, लेकिन यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दे दिया है, तो यहाँ मूर्त नहीं होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा। आगे देखते हैं। आगे कथन और रीजन है 20वां, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। यह आपका कथन है। कथन के आगे क्योंकि लगाइए, क्या कारण हो सकता है, क्योंकि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, यानी 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही आंसर है चौथा, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन भी देता है। आलम्बन मतलब स्केप फोल्डिंग, यहाँ पे अलग अलग शब्द आ जाएगा, सहायता, पाड़ा, मतलब अलग अलग आएगा। इसका अंग्रेजी देख लीजिएगा कि स्केप फोल्डिंग है ना, तो वहीं ज़्यादातर संभावना रहती है कि सही हो जाएगा। बाकी गलत है, उसको भी देखना ज़रूरी है कि इस भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। शिक्षक मतलब सीटेट के परीक्षा में ना सभी ऑप्शन आप जरूर पढ़िएगा, सभी चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही जो सही लगे उसको आंसर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़े हमें लग रहा है कि चौथा सही है तुरंत उसको टिक कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं, सभी पढ़ के तब आप आंसर दीजिएगा। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, नहीं। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता, यह भी गलत बात है। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, यह भी गलत बात है, प्राथमिक स्रोत नहीं है। आगे देखते हैं 22वां, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? तो आप सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता सही आंसर है बी, सी और डी, यानी कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है सामाजिकरण, और यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो बी, सी, डी सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। रेखीय नहीं होता है, बहुआयामी होता है यहाँ पे, इसीलिए गलत हो गया। अगला 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां है आपका, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाले पे ध्यान दीजिएगा, और इसका सही आंसर है कि किशोरावस्था के बारे में यह सही नहीं है, बाकी सब सही है, तो दूसरा सही नहीं है। क्या है इसमें? विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इससे अनुभव करते हैं, नहीं, गलत बात है। एक जैसे नहीं करते हैं, बल्कि अलग अलग संस्कृति में तो अलग अलग करेंगे। कोई पंजाब का है, कोई जम्मू कश्मीर का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई लद्दाख का है, तो अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तो तरीके से प्रवेश करेंगे। बाकी चीज़ें सही है, बाकी चीज़ें सही, उसको भी देखते हैं। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक यानी कि फिजिकल, आपका कोग्निटिव, मनोसामाजिक यानी कि मनोसामाजिक सोशियो वाला परिवर्तन होते हैं। इसके बाद आपका है किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, सही बात है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है, यह भी सही बात है। तो नहीं है, कौन सा सही नहीं है? दूसरा वाला। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए यानी कि कंस्ट्रक्टिव या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि तो इसमें आपका चुनना है कौन सही है, तो दूसरा सही है, तो ए, बी और डी सही है।
ए क्या है, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, सही है। बी है, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, यह भी सही है। और डी क्या है, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, यह भी सही है। अधिगम मतलब लर्निंग होता है। और एक ही बचा जो सी है वह सही नहीं है इस मामले में। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान देते हैं। अंतिम उत्पाद मतलब कि यदि पढ़ा रहे हैं तो सीधे रिजल्ट के बारे में सोचेंगे कि बस इसको पास कराना है, आए चाहे ना आए, रटवा के कैसे कैसे कर दे, इसलिए अंतिम उत्पाद पे नहीं ध्यान देना है, परसेंटेज पे नहीं ध्यान देना है, यह गलत है। बाकी सब सही है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। एक माध्यमिक स्कूल, माध्यमिक का मतलब कि वहीं आपका 6, 7, 8 वाला माध्यमिक स्कूल मतलब 1 से 8 तक रहता है इस या CDP वगैरह उसके लिए। तो माध्यमिक का मतलब वहीं 6 से 8, और यह पेपर 2 6 से 8 के लिए है भी। तो माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्न में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो इसमें आपको बताना है। इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा, छात्रों को छोटे छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। जहाँ पे अंग्रेजिया कठिन लगे, जहाँ पे हिंदिया कठिन लगे आपको ना, उसको अंग्रेजिया उसका देख लिया कीजिए। जैसे लेट द स्टूडेंट रिसर्च ऑन ए करेंट इशू इन स्मॉल, ई का लिखा है स्मॉल ग्रुप्स एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग टू द क्लास। तो जो हिंदी ना समझ में है उसका इंग्लिश ज़रूर देखें, इंग्लिश ना समझ में है हिंदी ज़रूर देखें। छात्रों को छोटे छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें, आपका सही हो जाएगा। बाकी गलत है, उसको भी देखते हैं क्योंकि विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहें, गलत बात है। छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दे, नहीं मत याद करावा। विद्यार्थियों से बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें, नहीं अभी मत करवाइए। उनको छोटे छोटे समूह में बांट दें और उसको निष्कर्ष निकालने दें। अगला 26वां क्वेश्चन है सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। यानी कि वह नाचना उसके मन में नहीं है, खुशी नहीं है, अंदर से नहीं आ रहा है, केवल पुरस्कार पाने के लिए वह जीतना चाहती है। तो यह क्या है, यह बाहरी रूप से प्रेरित है, एक्सटर्नल इसे कहा जाता है। महारत उन्मुक्त शिक्षार्थी है, नहीं भाई, जो परसेंटेज के लिए पाना चाहते हैं या फिर जो पुरस्कार के लिए जीते हैं तो उनमें महारत तो नहीं है, यह नहीं होगा। असफलता परिहार शिक्षार्थी, यह भी नहीं होगा। आंतरिक रूप से तो होगा ही नहीं, बाहर पुरस्कार उसको प्रभावित कर रही है ना, पुरस्कार उसका लालच है कि पुरस्कार मिलेगा। तो अंदर से यदि आता तो वह अंदर से नहीं है, अंदर से आता तो मतलब उसको आनंद मिलता। कोई देखते हैं जो आप काम करते हैं उससे आपको कुछ मिले या ना मिले फिर भी आप करते हैं, तो वह आपका आंतरिक होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो इसका सीधे आंसर देखते हैं, पता नहीं कहाँ है। पहले बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है यह। टुकीले मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतिवाद का प्रयोग कैसे करते हैं? बस इसका आंसर जान लीजिए, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या है। छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, ऐसे प्रश्न का उदाहरण दे तो यही है। टुकीले मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का प्रयोग कैसे करते हैं? कैसे याद रखिए। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है? तो यह तीसरा सही है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से नहीं होना चाहिए बल्कि बच्चे के द्वारा निर्मित होना चाहिए, यही सही है। बाकी गलत क्यों है उसको भी देखते हैं। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होते हैं, गलत। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ साथ मापा जा सकता है, यह भी गलत है। कहाँ से देख सकते हैं व्यवहार को? अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। अच्छा बेटा, जन्मजात तो बुद्धि होती है लेकिन बाद में सीखा जाता है, तो वह पर्यावरण से समाज से ही, तो यह भी नहीं होगा चौथा। तो तीसरा इसका सही है। 29वां देखते हैं। 29वां है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? तो इसका सही आंसर है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण इसका सही है। बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, गलत है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ भी गलत है, यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन,
इम्प्लीकेशन ही होता है ना। बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, अरे अधिक मत आंको। तो इसका सही है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को। कैरोल गिल्गिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, ये वाला सही है। तीसरा इसका यानी कि लास्ट, इसका CDP का लास्ट है, इस वीडियो का लास्ट है। इसके बाद हम एक एक वीडियो में सोशल साइंस, फिर एक में हिंदी, एक में इंग्लिश देखेंगे। देखिए यह 30वां क्वेश्चन अभिकथन और कारण है, यानी कि असर्शन और रीजन। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। देखिए इसमें क्या है ना कि दोनों बातें तो सही है, दोनों बातें सही है कि बुद्धि लब्धि का जो हम नापते हैं सटीक रूप से नहीं मापते हैं, लेकिन किसी हद तक ज़रूर सही मानते हैं। नापते सही है, मापते सही हैं, लेकिन पूरी तरह सटीक नहीं है। तो यह भी बात सही है और ऊपर वाला भी सही है, लेकिन इसका कारण है कि बुद्धि को हम बुद्धि लब्धि की गणना के सटीक रूप से नहीं माप सकते, इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए। यह बात सही नहीं है, यह बात सही नहीं है कि बुद्धि लब्धि के कारण हमको ऐसा करना चाहिए, बल्कि अलग, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इसलिए आपका चौथा सही है कि दोनों तो सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। बुद्धि लब्धि अलग है और ये ध्यान देने वाली बात अलग है। तो यहाँ पे CDP के क्वेश्चन समाप्त हुए। अगले पार्ट में मतलब कि दूसरा पार्ट तो आपका वो था ना मैथ और साइंस का, इसलिए यहाँ पे तीसरा पार्ट लिखा है। तो मैथ आपको सोशल साइंस से ही मतलब है कि उसमें कैसा क्वेश्चन है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मतलब कि सामाजिक अध्ययन वाला ज़रूर देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश वाला भी ज़रूर देखिएगा। जिसका मान लीजिए कि हिंदी तो सबका रहेगा ही, इंग्लिश जिसका है इंग्लिश देखेगा, इंग्लिश नहीं है तो फिर अपना नहीं देखेगा और का। तो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।